हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज इंटेंस फोकस एकेडमी में। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या ऊन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या हीलिंग प्रोसेस है, कितने फेजेस हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा क्या, इंट्रावेनस फ्लूइड। तो आज जनरली हम लोग हॉस्पिटल्स में क्या देखते हैं ना कि डॉक्टर्स जनरली एडवाइस करते हैं क्या कि एनएस लगा दो, इसको इतना % लगा दो, या फिर आरएल लगा दो, या फिर एल्बुमिन लगा दो, या फिर बहुत सारे 10% डेक्सट्रोज, 25% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज। ये क्या होते हैं, इनका इंडिकेशन क्या है, इनका क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और भी बहुत सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो IV fluid can be divided into two parts. First one is crystalloids and second one is colloids. तो क्रिस्टलोइड्स क्या है और कोलोइड्स क्या है, ये आज हम लोग देखेंगे। तो क्रिस्टलोइड्स के बारे में जान लेते हैं। तो क्रिस्टलोइड्स क्या है, इट कंटेन्स वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और शुगर इन इट। तो क्रिस्टलोइड्स में क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, इट कंटेन्स वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर इन इट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, इट कैन क्रॉस द ब्लड वेसल्स और वेसल्स, इट कैन क्रॉस द वेसल्स। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वेसल्स। क्रिस्टलोइड्स मेनली क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लूइड्स जिसमें वाटर रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं और शुगर रहते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दे कैन क्रॉस द वेसल्स। नाउ अब कोलोइड्स के बारे में देखते हैं। तो कोलोइड्स क्या है हमारा, इट कंटेन्स लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं और प्रोटीन इन इट। इसमें जनरली 10,000 डेल्टन्स जो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो भी रहते हैं उनको हम लोग लार्जर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मेनली इसमें क्या रहेगा, लार्जर मॉलिक्यूल्स रहेगा और प्रोटीन इन इट। दे रिमेन इनसाइड द वेसल्स और इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट। ये वेसल्स को क्रॉस नहीं करते, इट इंस्टेड की वेसल्स में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंडर का काम करते हैं, वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा कोलोइड्स। उसके बाद अब हम लोग देख लेते क्या, क्रिस्टलोइड्स। क्रिस्टलोइड्स को मेनली हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक, सेकंड वन इज आइसोटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक क्या है, ये अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हाइपोटोनिक क्या है, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इज लोअर देन द प्लाज्मा। मतलब जिस भी फ्लूइड का रिलेटिव कंसंट्रेशन कम होगा प्लाज्मा से तो वो लोग किस में आएंगे, हाइपोटोनिक में आएंगे। और दूसरा एक और तरह से कह सकते हैं कि टोनिसिटी इज लोअर देन द प्लाज्मा। अगर टोनिसिटी भी अगर कम है तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक बोल सकते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग क्या क्या देख लेंगे, 5% एक्सट्रोज है, 0.45% NaCl है और 0.225% NaCl है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 0.45 NaCl और 0.225 NaCl कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इट मींस दैट कि जनरली हमारा जो NS है वो किस डाइल्यूशन में आता है, दैट इज 0.9% NaCl में आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल सलाइन। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें कितना से, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.45। और इसको जब हम लोग फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 0.45/2, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 0.225। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इज सिमिलर। इसमें ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, सिमिलर टू प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, प्लाज्मा के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ अब एक और तरह से कह सकते हैं कि टोनिसिटी इज सिमिलर टू प्लाज्मा। अगर जिस भी फ्लूइड का टोनिसिटी क्या होगा, अगर प्लाज्मा के बराबर रहेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, किस कैटेगरी में रखेंगे, आइसोटोनिक की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। ओके, इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्या क्या हमारा हो जाएगा, 0.9% NaCl हो जाएगा हमारा, RL हो जाएगा, RL मींस रिंगर्स लैक्टेट और प्लाज्मा लाइट। दिस ऑल दीज 3 एटसेट्रा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे आइसोटोनिक में आएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड, हाइपरटोनिक इट मींस दैट कि इसका टोनिसिटी क्या होगा या फिर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लाज्मा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं। द relative concentration of the fluid is higher than the plasma. Okay,
तो इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, जब हायर हो जाएगा किससे, प्लाज्मा से, तो वो लोग किस कैटेगरी में आ जाएंगे, हाइपोटोनिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। द टोनोसिटी इज हायर देन द प्लाज्मा। ओके, सेम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3% NaCl हो जाएगा, मैनिटोल है 10%, डेक्सट्रोज है 25% है, एंड DNS है। ओके, नाउ अब हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स क्या थे, कोलॉइड्स क्या थे, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स इन इट। ओके, और कोलॉइड्स के बारे में और एक बात कि दे रिमेन इनसाइड द ब्लड वेसल और द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। ओके, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल सोर्स एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक सोर्स। तो नेचुरल सोर्स क्या है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। ये कहां से ऑब्टेन किया जाते हैं, नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन किया जाता है। एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, एल्बुमिन। ओके, एल्बुमिन कम्स इन 5% और 20%। अब हमारा सेकंड क्या है, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक क्या है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनमेड और सिंथेटिक सोर्सेस। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनमेड और सिंथेटिक सोर्सेस। सिंथेटिक सोर्सेस से हमारा क्या होता था, ये आता है। ओके, और दे आर सिंथेसाइज्ड इन लैब। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लैब में। हमारा एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा, तो स्टार्च हो जाएगा हमारा एग्जांपल, जिलेटिन है और डेक्स्ट्रॉन्स है। स्टार्च, जिलेटिन और डेक्स्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जितने भी हमारे लिक्विड्स है जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। ओके, तो फर्स्ट वन इज क्या हमारा आ गया, NaCl, that is 0.9% NaCl। ये क्या है, जल्दी से बताइए, तो ये क्या है, आइसोटोनिक है, याद रखना। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड्स। तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन इसमें देखेंगे क्या कि सोडियम और क्लोरीन का जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इसमें दोनों में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस सोडियम और क्लोराइड का आयन जो है इसमें तो बराबर है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या है, डेट इज 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट याद रखना है, यूनिट मस्ट है। तो सोडियम का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्लोराइड का भी सेम है, डेट इज 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, देन हमारा क्या आ जाएगा, ऑस्मोलैरिटी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इंडिकेशन क्या है, यानी इस फ्लूइड का हम लोग किस किस में यूज कर सकते हैं वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हो जाएगा, DKA, दैट इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये हम लोग देखेंगे एबीजी में कैसे कैसे क्या फर्दर होता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज फर्स्ट, इसका इंडिकेशन क्या होगा हमारा, DKA। सेकंड इंडिकेशन हमारा क्या होगा, हाइपोक्लोरेमिक, मतलब ये क्या, इट इज आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन का जो है ना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कहां पे, ब्लड में। ओके, नाउ थर्ड वन इज रिससिटेशन। रिससिटेशन क्या होता है, तो रिससिटेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी। रिस्टोरेशन इज आल्सो नोन एज रिससिटेशन ऑफ द, सॉरी, हाँ वो कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिया क्या हो जाएगा, तो रिससिटेशन किस किस कारण में, किसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर बॉडी में हाइपोवोलेमिया आ गया, इट मींस दैट कि वॉल्यूम जो है कम हो गया हमारे बॉडी में, उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, या फिर वोमिटिंग में यूज कर सकते हैं, डायरिया में यूज कर सकते हैं, डायूरेसिस में यूज कर सकते हैं। डायूरेसिस मींस द यूरिन आउटपुट जब एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायूरेसिस। और एक्यूट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज हाइपोनेट्रीमिया। अगर सोडियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। तो उस कंडीशन में हम लोग NaCl का यूज कर सकते हैं। और हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया भी अगर ज्यादा हो जाएगा, यानी अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल भी ज्यादा हो जाएगा, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं 0.9% NaCl का। और लास्ट है हमारा का डाइल्यूशन मीडियम। डाइल्यूशन मीडियम क्या हुआ ना, कि जो भी जैसे कि कोई भी कंसंट्रेटेड मेडिसिन है, सपोज उसको हम लोग देना, उसका डोजेज अगर उसको हमको कम करके देना है या फिर डाइल्यूट करके देना है, तो बहुत सारे ऐसे दवा आते हैं जनरली हम लोग देखते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में रहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है लाइक डोपामिन हो गया। तो ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं,
डाइल्यूट कर सकते हैं। तो डाइल्यूट किसके द्वारा करेंगे? NaCl के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन का क्या है? तो फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन का हाइपरक्लोरेमिक। अगर कोई भी पेशेंट हाइपरक्लोरेमिक है तो उसमें हम लोग नहीं यूज करेंगे। किसको? 0.9% NaCl को। सेकेंड हमारा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दैट इज CHF। CHF में भी हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। और थर्ड वन इज रीनल फेलियर। तो इन दिस कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में हम लोग NS का यूज नहीं करेंगे। तो 0.9% NaCl के बाद अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल में विग्रसली, दैट इज RL। दैट इज RL। RL का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा रिंगर्स लैक्टेट। ओके, इसका कंसंट्रेशन अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन में फर्स्ट हमारा आ जाएगा क्या? सोडियम आयन। सोडियम आयन का कितना कंसंट्रेशन है? दैट इज 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नाउ अब क्लोराइड का इसमें कितना, क्लोराइड आयन का कितना इसमें कंसंट्रेशन है? दैट इज 111 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सब आप लोग नोट करते चलेंगे वन बाय वन। तो सोडियम का कितना था? 131। क्लोराइड आयन का कितना है? 111। नाउ पोटेशियम का कितना है? तो 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का कितना है? 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और कैल्शियम का कितना है? 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और लैक्टेट का कितना है? 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, एक लैक्टेट का खास बात है यहाँ पे कि लैक्टेट जो है, लैक्टेट किसमें चेंज होता है वो हम लोग देखते हैं। तो लैक्टेट चेंज होता है किसमें? हमारा लैक्टेट चेंज होता है बाइकार्बोनेट में। ओके, बाइकार्बोनेट में। और ये कहां पे कन्वर्सन टेक्स प्लेस करता है? तो कन्वर्सन, दिस कन्वर्सन टेक्स प्लेस विद इन द लीवर। ये कहां पे होता है ये प्रोसेस? तो लीवर में होता है। ओके, तो लैक्टेट जो है बाइकार्बोनेट में चेंज होता है, यानी बाइकार्बोनेट जो है इन प्रोडक्ट है किसका? लैक्टेट का। और ये प्रोसेस कहां पे होता है? लीवर में होता है। इसका एक इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या इंडिकेशन, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ RL, दैट इज रिंगर लैक्टेट। फर्स्ट हमारा इंडिकेशन है क्या? डायरिया। अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या दे सकते हैं? RL दे सकते हैं। सेकेंड हमारा रिससिटेशन प्रोसेस में भी हम लोग RL का यूज कर सकते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा क्या है? मेंटेनेंस फ्लूइड। मेंटेनेंस फ्लूइड ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ड्यूरिंग द सर्जरी जो भी हमारा फ्लूइड लॉस होता है, ओके, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? विग्रसली जनरली हम लोग यूज करते हैं क्या? RL। ओके, क्योंकि सर्जरी में हमारा वेरियस एक्सुडेट निकलते हैं जो कि मेनली मेंटेनेंस किया जाता है RL के द्वारा। ओके, अब इसका हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। तो व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द रिंगर्स लैक्टेट? तो पहला हमारा हो जाएगा क्या? लीवर। दैट इज लीवर में क्या होगा? लीवर फेल्योर। ओके, और इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिडोसिस। अगर लीवर हमारा फेल्योर है, इट मींस दैट कि इट विल नॉट बी एबल टू चेंज लैक्टेट इनटू बाइकार्बोनेट। अब जब लैक्टेट बाइकार्बोनेट में चेंज नहीं होगा तो इट मींस दैट कि देयर विल बी द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट। तो वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा लैक्टेट क्या हो जाएगा? जमा होते जाएगा, और दैट विल लीड टू द लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, तो लैक्टिक एसिड जनरली हम लोग देते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ एसिड। तो लैक्टिक एसिड का जब एक्युमुलेशन हो जाएगा लीवर में तो इट विल लीड टू द कंडीशन व्हिच इज नोन एज लैक्टिक एसिडोसिस। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? नॉट टू बी गिवन विद द ब्लड। अब ब्लड के द्वारा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ब्लड के द्वारा, बिकॉज इट कंटेन्स कैल्शियम आयन। इसमें क्या रहता है? कैल्शियम आयन रहता है। ओके, तो कैल्शियम आयन एंड इट रिएक्ट्स विद द साइट्रेट। ये किससे रिएक्ट करेगा? साइट्रेट से, एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो ब्लड में क्या रहता है? साइट्रेट रहता है। तो साइट्रेट और रिंगर लैक्टेट में क्या रहता है? कैल्शियम रहता है। तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा? PPT बना देगा। PPT बना देगा, इट मींस दैट कि कोगुलेशन हो जाएगा। तो वहां पे कोगुलेशन हो जाएगा, तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं? रिंगर लैक्टेट को अलॉन्ग विथ ब्लड नहीं देते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज हाइपरकैलेमिया। तो पहला थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। देख रहे हैं कि कैलेमिया इट मींस दैट पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है? हमारा कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, और जब पोटेशियम का कंसंट्रेशन अगर हमारे ब्लड में या फिर प्लाज्मा में ज्यादा रहेगा उस कंडीशन में हम लोग RL को नहीं देंगे। तो मेनली हमको याद रखना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट्स है RL का। तो फर्स्ट वन इज दैट इज
सोडियम, सेकेंड वन इज क्लोरीन, थर्ड वन इज पोटेशियम, फोर्थ वन इज कैल्शियम एंड फिफ्थ वन इज लैक्टेट। फिर से हम लोग 5 चीजें हैं इसमें देख लेते हैं, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टेट। ओके, नाउ अब हम लोग थर्ड हमारा जो था आइसोटोनिक, दैट इज प्लाज्मोलाइट। अब हम प्लाज्मालाइट इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको और एक दूसरे नाम से जानते हैं, तो हमारा दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दैट इज बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन। इसको और एक नाम से जानते हैं क्या, बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज BSS। ओके, इसको हम लोग एक और नाम से, दैट इज बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो इसमें भी क्या चीजें पाई जाती है, तो इसमें भी 5 चीजें पाई जाती है। सोडियम एंड क्लोराइड, आई थिंक सोडियम एंड क्लोराइड इज यूनिवर्सल, ये तो सब में होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें पोटेशियम भी है, इसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम के जगह क्या पाया जा रहा है, मैग्नीशियम पाया जा रहा है, और लैक्टेट के जगह क्या पाया जा रहा है, एसीटेट पाया जा रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन देख लेते हैं। तो सोडियम का कंसंट्रेशन इसमें कितना, 140, और इसमें कितना था, 131, याद रखना है, और 0.9 में था 154। क्लोराइड का कितना है, 98 मिली इक्विवेलेंट पर मोल। पोटेशियम का इसमें कितना है, 5 है, और इसमें कितना था, 4 था। 4 मिली इक्विवेलेंट RL में था, और 5 मिली इक्विवेलेंट किसमें, पोटेशियम में, प्लाज्मालाइट में। ओके, अब इसमें मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम था, कैल्शियम की जगह क्या आ रहा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या आ रहा है, कैल्शियम का इसमें कितना था, 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और मैग्नीशियम का इसमें कितना, मैग्नीशियम का कितना है, 2 + 1 दैट इज 3, तो इसमें हो जाएगा 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और एसीटेट कितना है, तो एसीटेट, इसमें लैक्टेट था और इसमें एसीटेट है, तो एसीटेट और लैक्टेट का दोनों का सेम है, दैट इज 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अब इसका ऑस्मोलैरिटी देख लेते हैं, तो जब सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 290 से 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या इंडिकेशन इसमें, इस दैट इज प्लाज्मालाइट को हम लोग किसमें यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज हमारा क्या है, सेप्सिस। सेप्सिस मतलब सेप्सिस इज आल्सो नोन एज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में हम लोग जनरली इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारा हो जाएगा रिससिटेशन, तो रिससिटेशन किसमें हो जाता है, एक्यूट ब्लीडिंग में कर सकते हैं, डायरिया में कर सकते हैं, वोमिटिंग में कर सकते हैं, ओके, हाइपोवोलेमिया में कर सकते हैं, बहुत सारे कंडीशन है, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्लाज्मालाइट को यूज कर सकते हैं। और एज अ मेंटेनेंस RL विग्रसली प्रीफर किया जाता है, क्योंकि प्लाज्मालाइट जनरली क्या होता है, महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इस कारण से हम लोग क्या यूज करते हैं, RL यूज करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस फ्लूइड में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो इसका एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, दैट इज हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, इसमें कैल्शियम जो है इसमें मेनली हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो इसको हम लोग प्लाज्मालाइट को जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, अब फोर्थ हमारा आ जाता है क्या, 5% डेक्सट्रोज या फिर 5% 5D या फिर 5% डेक्सट्रोज, 5D होगा, 5D और 5% डेक्सट्रोज। इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ओके, अब 5% का मतलब क्या होता है, ये इट इज अ टाइप ऑफ, ये किसके अंदर आएगा, तो ये क्या हमारा, ये हो जाता है हमारा हाइपोटोनिक है। क्या है, हाइपोटोनिक है। ओके, हाइपोटोनिक फ्लूइड में ये कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव कंसंट्रेशन प्लाज्मा से कम है। ओके, 5% मींस 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ फ्लूइड, या फिर 50 ग्राम जो है डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहेगा पर लीटर में। ओके, ये कितना हमको एनर्जी लगभग दे देगा, तो दैट इज 170। ये याद रखने वाली बात है, 170 जो है 170 किलो कैलोरी जो है पर लीटर हमको एनर्जी इससे मिलता है। इसका इंडिकेशन देख लेते हैं, तो एनपीओ क्या है, नील पर ओरल, क्या है, नील पर ओरल। ओके, तो दैट इज प्री और पोस्ट सर्जरी। इसका हम लोग क्या मतलब है, इन ऑर्डर टू, जैसे किसी पेशेंट का एब्डोमेन का सर्जरी होना है, ठीक है, तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उसको कि क्या करना है, कि आपको मुंह से कुछ भी नहीं खाना है, ना ही पीना है। ओके, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, नील पर ओरल, यानी देयर विल बी नो इंटेक बाय द माउथ। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, नील पर ओरल। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन, अब नील पर ओरल में अगर पेशेंट है तो उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देखिए क्यों, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो बेसिक एनर्जी को हम लोग मेंटेन करने के लिए 5% डेक्सट्रोज का यूज कर सकते हैं। ओके,
अब जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट रहेगा, तब हम लोग देते हैं हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट जनरली अगर बच्चों में है तब 5% या फिर 5D हम लोग यूज करते हैं। या फिर थर्ड कंडीशन हमारा हो जाएगा हाइपरनेट्रीमिया। अगर हाइपरनेट्रीमिया में भी है पेशेंट तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं 5D यानी 5% डेक्सट्रोज। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारा क्या आ जाएगा सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा क्या है कि ब्रेन के सेल्स जो है स्वेल अप कर जाते हैं। तो स्वेल अप कर जाते हैं तो ये और स्वेलिंग को क्या कर देगा बढ़ा देगा, यानी स्वेलिंग को और क्या कर देगा बढ़ा देगा। उससे क्या होगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर हमारा सेल्स यानी ब्रेन का क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया हमारा क्या पहला सेरेब्रल एडिमा। सेकंड है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। तो एज डेक्सट्रोज है क्या एक फॉर्म का ग्लूकोज है। तो डायबिटीज अगर पेशेंट है तो उसका जनरली देखते हैं कि हम लोग क्या कि ग्लूकोज लेवल ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है और हम लोग 5D देंगे तो उससे क्या होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाएगा। तो दैट विल बी वेरी डेंजरस। ओके, और थर्ड है हमारा हाइपरग्लाइसेमिया। अगर हाइपरग्लाइसेमिया है तो भी हम लोग उस कंडीशन में भी पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे ग्लूकोज के लेवल नहीं देंगे। हाइपरग्लाइसेमिया और डायबिटीज में फर्क हो जाता है। क्या फर्क है कि हाइपरग्लाइसेमिया मतलब हो जाएगा क्या कि एट इंस्टेंट प्रेजेंट, अगर एट इंस्टेंट ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है। और डायबिटीज क्या हो जाएगा प्रोलॉन्ग डिजीज है, ये जनरल डिजीज हो जाता है लेकिन ये हो जाएगा हमारा कंडीशन हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये हम लोग देख लिए। आगे अब हम लोग देखते हैं तो हाइपोटोनिक के बाद अब हम लोग देखेंगे हाइपरटोनिक के बारे में। हाइपरटोनिक में मेनली हम लोग ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फ्लूइड्स आते हैं। तो डेट इज फर्स्ट 3% NaCl, मैनिटोल या फिर एल्बुमिन। ओके, बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहला अब हम लोग देखते हैं क्या 3% NaCl के बारे में। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसमें दोनों का कंसंट्रेशन डेट इज सोडियम और क्लोराइड आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का दोनों का कंसंट्रेशन इसमें सेम है, डेट इज 530 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी में क्या हो गया इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे यानी 2 टाइम्स 513 को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना आ जाएगा 1026 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ओके, एक खास बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज ऑलवेज गिवन बाय सेंट्रल लाइन। ये किसके द्वारा दिया जाता है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जनरली हम लोग किसके देते हैं जुगुलर वेन के द्वारा देते हैं। ओके, सेंट्रल लाइन और सेंट्रल वेनस कैथेटर के द्वारा हम लोग इसको देते हैं। जनरली हम लोग कैनुला के द्वारा नहीं दे सकते, इधर एक्सट्रीमिटीज में या फिर हैंड्स में नहीं दे सकते। इसको हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि इसको सेंट्रल लाइन के द्वारा दे सकते हैं या फिर सेंट्रल वेनस कैथेटर के द्वारा हम लोग इसको दे सकते हैं। ओके, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं क्या कंसंट्रेशन के बाद इंडिकेशन। तो इंडिकेशन क्या हमारा सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में हम लोग दे सकते हैं। सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं 3% NaCl का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इंक्रीज्ड आईसीपी। आईसीपी का मतलब हो गया इंट्रा क्रैनियल प्रेशर। ओके, तो जब आईसीपी भी बढ़ा रहेगा इट मींस दैट कि हेमरेज के कारण कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हेमरेज के कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है तो इट लीड्स टू द कंडीशन जिसमें कि क्या होता है क्रेनियल का जो है प्रेशर बढ़ने लगता है। दिस कंडीशन इज नोन एज इंक्रीज्ड आईसीपी। ओके, तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं NaCl दे सकते हैं। NaCl मेनली करता क्या है ना कि जो भी वाटर या फिर जो भी फ्लूइड वहां पे अकुमुलेट है उसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, एब्जॉर्ब किसके द्वारा करेगा तो डिफ्यूजन के द्वारा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देते हैं इसका क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या आ जाएगा CHF दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम लोग किसका यूज नहीं करेंगे तो 3% NaCl का यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ अब हमारा सेकंड जो है फ्लूइड है दैट इज मैनिटोल। मैनिटोल जो है हम लोग किस में दे सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैनिटोल का मेनली इंडिकेशन क्या है दैट इज ऑस्मोटिक डाययूरेसिस। ऑस्मोटिक डाययूरेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं मैनिटोल को दे सकते हैं या फिर इंक्रीज्ड आईसीपी। आईसीपी में दोनों चला सकते हैं, या तो 3% NaCl चला सकते हैं 3% NaCl या फिर मैनिटोल।
एज मैनिटोल क्या करता है, एक्सट्रैक्ट वाटर, क्या करता है, वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सेरेब्रल सेल एंड डिक्रीजेस द प्रेशर। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और उस तरह प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या आएंगे, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाएगा हमारा CKD, दैट इज क्रोनिक किडनी डिजीज। अगेन आई रिपीट, क्रोनिक किडनी डिजीज। ओके, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर। एंड थर्ड वन सीरम ऑस्मोलैरिटी इज ग्रेटर देन 320 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अगर सीरम का जो ऑस्मोलैरिटी अगर ज्यादा है, कितना, किस लेवल से, 320 मिलीऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्या, मैनिटोल, यानी हम लोग उस कंडीशन में मैनिटोल का यूज नहीं कर सकते। ओके, और थर्ड हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, दैट इज एल्बुमिन। इट कम्स अंडर द 5% एंड 20%। किसमें किसमें आता है, 5% में आता है और 20% में आता है। ओके, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या, दे आर जनरली वॉल्यूम एक्सपेंडर। क्या है, ये हमारा वॉल्यूम एक्सपेंडर है। कोलॉइड्स में मैंने बताया था कि दे कैनॉट क्रॉस द ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। सो दे आर नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंडर। ओके, ये क्या करता है, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द कंपार्टमेंट। ये क्या करता है, they absorb water from the compartment and send it to the interstitial space। अब interstitial space क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो again I will repeat, they absorb water from the compartment। compartment से क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है और interstitial space में क्या करता है, भेजता है। तो सेल के अराउंड, सपोज दिस इज अ सेल, देखिए ये सेल है हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सेल है। सेल के अंदर वाटर जो भी होगा, तो सेल के बाहर जो भी स्पेस हो रहा था ना, ये जो मैंने लाइनिंग से ड्रॉ किया, दीज स्पेसेस आर नोन एज क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यानी क्या करेगा, इस सेल के अंदर जो भी वाटर है वो क्या कर देगा, बाहर निकलते जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, इस तरह से ये क्या करता है, वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है। दे ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द कंपार्टमेंट एंड सेंड इट टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब हम लोग देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या हो जाता है, हाइपोएल्बुमिनिया, यानी अगर एल्बुमिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसमें, ब्लड में या फिर बॉडी में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्बुमिन को यूज कर सकते हैं, यानी एल्बुमिन हम लोग उस कंडीशन में दे सकते हैं। फर्स्ट हाइपोएल्बुमिनिया, सेकेंड वन इज HRS, हेपेटोरेनल सिंड्रोम। HRS हेपेटोरेनल सिंड्रोम, इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्बुमिन का यूज कर सकते हैं। थर्ड, लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्बुमिन का यूज कर सकते हैं। ओके, फोर्थ वन इज प्लाज्माफेरेसिस, इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्बुमिन का यूज कर सकते हैं। और फिफ्थ वन इज स्पॉन्टेनियस ब्लैक पेरिटोनाइटिस, इस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। फिफ्थ कंडीशन इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्बुमिन का यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, एनाफ्लैक्सिस। एनाफ्लैक्सिस का मतलब क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन जो भी हमारे बॉडी के अंदर सकता है। तो एनाफ्लैक्सिस का मतलब मेनली क्या हमको समझना है कि इट इज रिलेटेड टू एलर्जी, इट कैन कॉज एलर्जी। ओके, प्लूराइटिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ईचिंग, यानी ईचिंग का फीलिंग आएगा हमको, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये इसके साइड इफेक्ट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ईचिंग, मतलब खुरसने का मन करेगा, खुजली करने का मन करेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग प्लूराइटिस। ओके, एनाफ्लैक्सिस और प्लूराइटिस और कोगुलेटिव प्रॉब्लम, यानी कोगुलेशन में कहीं कहीं भी करा सकता है। तो ये हमारे हो गए साइड इफेक्ट्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स। आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, आपके डाउट्स और कमेंट्स प्लीज पिन करें। ओके।